अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ज़िला कलेक्टर से कहा कि वो अपने दफातर से बाहर निकलें और लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करें। उन्होंने मंगल को सेक्रेटेरिएट में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो AC चेम्बर्स में ना बैठें, बाहर निकलें और आवाम के दरमियान काम करें। उन्होंने तमाम कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स, SPs और दीगर आला ओहदेदारों के साथ अवामी हुक्मरानी धरानी पोर्टल के मसाइल, खरीफ सीज़न में काश्तकारी, सेहत आमा, मौसमी अमराज, तालीम, अमन अमान और दीगर मसाइल पर यह इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर आला ने कहा कि कलेक्टर्स के ज़रिए शुरू करदा हर काम पर आवाम को याद दिलाना चाहिए कि यह आवाम दोस्त हुकूमत है। उन्होंने कहा कि फलाह बहबूद और तरक्की के दरमियान तवाज़ुन को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी कलेक्टर्स पर आयद होती है और इसके लिए फील्ड विजिट लाजमी है। ये कहते हुए कि हुकूमत हर तालिब इल्म पर तकरीबन 85,000 रुपये माहाना खर्च कर रही है। वज़ीर आला ने जोर दिया कि तालीम का शोबा तेलंगाना की तामीर नौ में कलीदी रोल अदा करता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये कलेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का बाकायदगी से मुआयना करें और उनकी कारकर्दगी की निगरानी करें। जब चंद असातिज़ा का तबादला हुआ तो तुलबा उनको अलविदा कहने के दौरान जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि इसी तरह जब किसी कलेक्टर का तबादला होता है तो आवाम को भी उसी तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्रजावानी के मसाइल को बाकायदगी से हल किया जाना चाहिए और 6 ज़मानतों को मौसर और शफाफ तरीके से नाफिज करने की जिम्मेदारी कलेक्टर्स पर आयद होती है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आरोग्यश्री स्कीम से मुताल्लिक ओहदेदारों को अहम अहकाम जारी किए हैं, जिसके तहत आरोग्यश्री को राशन कार्ड लाजमी करार ना दिया जाए। बगैर राशन कार्ड के आरोग्यश्री कार्ड जारी करने की गुंजाइश का जायज़ा लिया जाए। चीफ मिनिस्टर ने मशवरा दिया कि तेलंगाना में सभी को आरोग्यश्री कार्ड फराहम करने के इक़दाम किए जाएँ। हर रियासत में वो हर एक के लिए एक डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। रियासत में RMP और PMP डॉक्टरों को तरबियत और सर्टिफिकेट देने का कई दिनों से मुतालबा है। इस सिलसिले में मुताला करने और नए GO को जारी करने के मामले का भी जायज़ा लेने की चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी। उन्होंने कहा कि RMP और PMP को दरपेश मसाइल के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने तजवीज़ दी कि दही इलाकों में काम करने वाले डॉक्टरों को ज़्यादा मुआवजा देकर उनकी हौसला अफजाई करने के इक़दाम किए जाएँ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ज़रई खर्च की माफ़ी से मुतालिक राशन कार्ड के लुज़ूम की वजाहत की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसानों के पट्टा पासबुक की बुनियाद पर ही 2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ किया जाएगा। सिर्फ ख़ानदान की शिनाख्त के लिए राशन कार्ड का लुज़ूम रखा गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राशन कार्ड के लुज़ूम पर अपोजिशन जमातों की तनकीदों के पेश नज़र यह वजाहत की है। उन्होंने कहा कि इस महीने की 18 तारीख को 1 लाख से कम के कर्जे माफ़ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई की शाम तक किसानों के खातों में रकम जमा कर दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वुज़रा, MLA और अवामी नुमाइंदे कर्ज माफ़ी के प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। रेवंत रेड्डी ने बैंकर्स को हिदायत जारी की है कि कर्ज माफ़ी के फ़ंड ज़ाया होने ना दें। उन्होंने ये बात कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान और ज़रई कर्ज माफ़ी के रहनुमायाना खतूत की वजाहत की। तेलंगाना हुकूमत, जिसने इब्तदाई तौर पर 65 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को एडवांस टेक्नोलॉजी मराकज़ में तब्दील करने का मंसूबा बनाया था, मुबैना तौर पर बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक चैलेंजों की वजह से पहले मरहले में 25 ITIs को अपग्रेड करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक बकिया ITIs को बाद के मराहल में तब्दील किया जाएगा। पहले मरहले में हैदराबाद में सबसे ज़्यादा ITIs होंगे, जहां 5 मराकज़ काम कर रहे हैं। ज़राए ने कहा कि महकमे रोज़गार के एस्टीमेट के मुताबिक नए कायम होने वाले ITIs में जदीद कोर्सेज़ की तालीम के लिए हर सेंटर को 12 से 15 इजाफी असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर्स की ज़रूरत होगी। ज़राए ने मज़ीद कहा कि रियासत के सरकारी ITIs में इंस्ट्रक्टर्स की तकरीबन निस्फ मुलाजमतें खाली पड़ी हैं। रियासती हुकूमत इन ITIs के ज़रिए हर साल तकरीबन 1 लाख अफराद को तरबियत देने का हदफ रखती है। BRS अरकान असम्बली के एक वफद ने स्पीकर असम्बली गडम प्रसाद से मुलाकात की और कांग्रेस में शामिल होने वाले BRS पार्टी के 10 अरकान असम्बली को असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार देने की दरख्वास्त की। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव की क़यादत में पार्टी के अरकान असम्बली ने
स्पीकर से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त भी हवाले की। वफद ने कहा कि एक पार्टी के टिकट पर मुंतखब होकर दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले अरकान को 3 माह के अंदर नाअहल करार देने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस फैसले के तहत पार्टी इनहराफ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर बीआरएस रुकन असेंबली सविता इंदिरा रेड्डी और दूसरों ने प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी की भी स्पीकर से शिकायत की। बीआरएस एमएलए ने स्पीकर प्रसाद कुमार से कहा कि उनके हल्के में होने वाले सरकारी प्रोग्रामों में ओहदेदार उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दे रहे हैं और हुक्मरान जमात के शिकस्त खोर्दा कायदीन को सरकारी प्रोग्रामों में मदूब किया जा रहा है। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ పార్టీ అయితే ఈ రోజు ఒకవైపు రాజ్యాంగం పట్టుకొని రాహుల్ గాంధీ గారు ఢిల్లీలో పోజులు కొడుతున్నారో నేను రాజ్యాంగ సంరక్షకుని అని, అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ రాజ్యాంగ భక్షకుల మాదిరిగా ఏ రకంగా వ్యవహరిస్తున్నారో కూడా వారికి వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. చేతుల్లో రాజ్యాంగం పట్టుకొని పార్లమెంట్లో పోజులు, బయటికి వచ్చి కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలకు వారిని వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించే విధంగా రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రవర్తిస్తున్నారని చెప్పి కూడా నేను స్పీకర్ గారికి గుర్తు చేయడం జరిగింది. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క జాతీయ మేనిఫెస్టో. ఇదే మన తెలంగాణలోనే తుక్కుగూడలో విడుదల చేయడం జరిగింది న్యాయపత్ర. అందులో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది. ఏం చెప్పింది న్యాయపత్రాలు అంటే, we promise to amend the 10th schedule of the constitution and make defection, leaving the original party on which the MLA or MP was elected, an automatic disqualification of the membership in the assembly. ఇది వారు చెప్పిన మాట. ఇది కూడా స్పీకర్ గారికి చదివి వినిపించాం. హర్యానాలో ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ కొట్లాడుతా ఉంది. వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే అక్కడ కిరణ్ చౌదరి గారు బీజేపీలో చేరితే ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ హర్యానాలో అక్కడ స్పీకర్ తో కొట్లాడుతా ఉంది, డిస్క్వాలిఫై చేయండి అని కొట్లాడుతా ఉంది. అది కూడా స్పీకర్ గారికి గుర్తు చేసినాం. దాంతో పాటు స్పీకర్ గారికి మరిన్ని ఉదంతాలు కూడా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి, వారికి గుర్తు చేసినాం. కర్ణాటకలో ఎక్కడైతే బీజేపీ పార్టీ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేస్తుందని అక్కడి ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్య గారు చెప్తున్నారు. 50 కోట్లకొకరు చొప్పున పశువుల సంతలో పశువుల్ని కొన్నట్టు మా ఎమ్మెల్యేల్ని కొంటున్నారు అని చెప్పి అక్కడ సీఎం సిద్దరామయ్య గారి ఆక్రోశం ఏదైతే ఉన్నదో అది కూడా స్పీకర్ గారికి చెప్పాము. మీరు ఇలాంటివి అనుమతిస్తే ఇలాంటి వాటిని పరోక్షంగా మీరు పట్టించుకోకపోతే పరోక్షంగా ప్రోత్సహించినట్టే అవుతుందని చెప్పి కూడా వారికి చెప్పాం. స్పీకర్ గారు ఏ పార్టీ నుంచి అయితే గెలిచారో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి, అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు గోవాలో అక్కడి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులందరితో కూడా ఈ రకంగా శపథం చేయించారు. మేమెవరెవరైతే బీఫామ్ తీసుకుంటున్నామో మేము పార్టీ ఫిరాయించము అని చెప్పి శపథాలు చేసిన వైనాన్ని కూడా వారికి గుర్తు చేసినాం. అదేవిధంగా మొన్న జరిగిన హిమాచల్ बीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ने कहा कि बरखी कमीशन के चेयरमैन को तब्दील करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात रियासती हुकूमत के मुंह पर तमाचा मारने के मुतरादिफ है। साबिक वजीर वीर प्रशांत रेड्डी ने पार्टी के अरकान असेंबली केपी विवेकानंद, चिंता प्रभाकर, डॉक्टर के संजय के साथ असेंबली मीडिया हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का बरखी मामले की तहकीकात करवाने वाली कमीशन के चेयरमैन के बारे में जो तबसरा किया है वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुंह पर तमाचा मारने की तरह है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अहकामात दिए हैं वो इस बात का सबूत है कि कांग्रेस हुकूमत साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और बीआरएस पार्टी पर बदनामी का कीचड़ उछाल रही है। सुप्रीम कोर्ट के तबसरों ने हमारी दलील को तक़वियत दी है। आखिर में इंसाफ की जीत होगी। అపోహ వాళ్ళకున్నది. అయితే ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గారు రచించినటువంటి ఈ సీరియల్ స్క్రిప్ట్ ఈ భారతదేశ న్యాయస్థానం తప్పుపట్టింది. ఏనాటికైనా నిజం నిజమే, న్యాయం న్యాయమే అని మేము మొదల నుంచి అంటూనే ఉన్నాం. ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారి వ్యాఖ్యలు మా వాదనకు బలం చేకూర్చే విధంగా ఉన్నదని చెప్పి మేము భావిస్తా ఉన్నాం. మేము మొదల నుంచి కూడా చెప్తూనే ఉన్నాం, విద్యుత్తు కొనుగోలు ఒప్పందాలు మేము ఒక ప్రభుత్వంతో చేసుకున్నాం. గవర్నమెంట్ జరిగింది. దాంట్లో ఏ విధమైనటువంటి అపోహలకు తావులేదు. అది కూడా అతి స్వల్ప రేట్ అయినటువంటి ₹3.90 చేసుకుంది ఈ ప్రభుత్వం అని చాలాసార్లు చెప్పింది. అట్లనే ఈ సబ్ క్రిటికల్ ఏదైతే టెక్నాలజీ ఉన్నదో ఆ టెక్నాలజీ మేము
ఆ వర్క్స్ కూడా మేము గవర్నమెంట్ కంపెనీస్కే ఇచ్చినాం, ఏ ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు. దాంట్లో కూడా ఏమాత్రం అపోహలకు తావులేదు అని ప్రభుత్వం పక్షాన ఆనాడు చెప్పినాం, ఈనాడు కూడా చెప్పినాం. అవేవి కూడా ఎంక్వైరీ కమిషన్ పట్టించుకోకుండా बीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने असेंबली मीडिया पॉइंट पर मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्जेजात की माफ़ी, जिन किसानों के पास आधार कार्ड और पासबुक मौजूद है उनके कर्जेजात माफ़ करने के इकदाम करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के कर्जेजात माफ़ करने में संजीदा नहीं है, इसीलिए किसानों से राशन कार्ड और पीएम किसान और दीगर तफसीलात हासिल कर रही है, जबकि सैकड़ों किसानों के पास ना तो राशन कार्ड है और ना ही दीगर तफसीलात मौजूद हैं। हरीश राव ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो जानबूझकर किसानों से राशन कार्ड तलब कर रही है, जबकि हुकूमत को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत लाखों किसानों ने राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त दाखिल की है। इसके बावजूद कर्जेजात की माफ़ी के लिए राशन कार्ड का लुज़ूम आयद करना मायने खैज़ है। इस मौके पर साबिक़ स्पीकर मधुसूदन चारी और बीआरएस रुकन असेंबली सुनीता लक्ष्मा रेड्डी भी मौजूद थी। 2 లక్షలకు పైగా అప్పు ఉన్నటువంటి రైతులు ఆ అప్పును వాళ్ళు కట్టిన తర్వాతనే రుణమాఫీ చేస్తారట. ఇది ఎక్కడదండి నాకు అర్థం కాదు. సపోజ్ ఒక రైతు 3 లక్షల రూపాయలు అప్పు ఉంది, ఏమంటుంది ప్రభుత్వం, నువ్వు ఆ 1 లక్ష తెచ్చి కట్టినాక నీకు 2 లక్షల రూపాయలు బ్యాంకులో వేస్తాము అంటున్నారు. అంటే ఇలా నీ అప్పు మాఫీ కావడం కోసం బయట 3 రూపాయలకు మళ్ళీ అప్పు తేవాలి. బ్యాంకా ఎట్లా ఇయ్యదు, బ్యాంకులో ఆల్రెడీ అప్పు ఉన్నది. ఈ 1 లక్ష రూపాయలు వడ్డీ వ్యాపారుల దగ్గర పోయి 2 రూపాయల మిత్తికో 3 రూపాయల మిత్తికో 4 రూపాయల మిత్తికో ఇవాళ ఈ అప్పు కట్టడం కోసం రైతు కొత్త అప్పు తెచ్చుకోమన్నట్టుగా ఉన్నది ఈ ప్రభుత్వ తీరు. ఇవాళ ఇంకోటి కూడా ఉంది, ఇలా ఆయనకు అప్పు ఉట్టాలి ఎప్పుడు, ఆయన అప్పు కట్టాలి ఎప్పుడు, నువ్వు మాఫీ చెయ్యాలి ఎప్పుడు అంటే ఆలస్యం అవుతుంది. రుణమాఫీ ఆలస్యం కూడా జరుగుతుంది. ఇలాంటి షరతులు అవసరం లేదు. మీరు 2 లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తామన్నారు. అతని అప్పు 3 లక్షలు ఉందా, 4 లక్షలు ఉందా, 2.5 లక్షలు ఉందా మీకు అనవసరం. మీరు నేరుగా 2 లక్షల రూపాయలు రైతు ఖాతాలో జమ చేయండి, ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా 2 లక్షలు రుణమాఫీ చేయండి. కానీ నువ్వు అప్పు చెల్లించిన తర్వాతనే మేము ఈ 2 లక్షలు చెల్లిస్తాము అంటే ఇది రైతులకు మోసం చేయడం, రైతులకు ఆలస్యం చేయడం. ఆలస్యం అయితే ఏమైతుంది, సపోజ్ ఆయన 1 లక్ష రూపాయల అప్పు అదనంగా ఉంది, అది కట్టాలి. ఆ అప్పు కోసం ఆయన తిరిగి 2 నెలల్లో 3 నెలల్లో ఆ 1 లక్ష రూపాయలు తెచ్చి బ్యాంకులో కట్టాలంటే ఈ 3 నెలల్లో అతని వడ్డీ పెరిగిపోదా, అతని మీద మళ్ళీ మిత్తి భారం పడదా? నువ్వు ఇచ్చే 2 లక్షలు ఇచ్చేస్తే అట్లీస్ట్ అతని వడ్డీ భారం అన్న తగ్గిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటది. అంటే ఒక రకంగా ఇది ప్రభుత్వం రైతు రుణమాఫీని ఆలస్యం చేసేటువంటి ప్రయత్నం, రైతులను తిరిగి అప్పుల పాలు చేసే ప్రయత్నం. ఇవాళ నీ 2 లక్షల మాఫీ అయితే అతనికి మళ్ళీ క్రాప్ లోన్ ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. కానీ నువ్వు ఆ 2 లక్షల పైన ఉన్న అప్పుడు కట్టాలంటే వడ్డీ వ్యాపారులను ఆశ్రయించి తిరిగి అప్పుల ఊబిలోకి రైతును నెట్టినటువంటిదే తప్ప ఇందులో రైతులకు మేలు జరగదు. ఇంకోటి ఏంటంటే బ్యాడ్లకి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కరువు పరిస్థితులు మన నల్గొండ, మహబూబ్ నగర్, ఖమ్మం జిల్లాలో కృష్ణా. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम हुक्म में तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी कि वो तेलंगाना में बरखी खरीदारी का जायजा लेने के लिए कायम इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन को तब्दील करे। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन के चेयरमैन जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एतराज़ किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत सदर बीआरएस और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर दी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तेलंगाना हुकूमत ने कमीशन के चेयरमैन को तब्दील करने पर रजामंदी जाहिर की और बताया कि नए चेयरमैन के नाम का ऐलान दोपहर 2 बजे से पहले कर दिया जाएगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजीद कार्रवाई लंच के बाद जारी रहेगी। लेकिन लंच के दौरान एक गैर मुतवक्को पेशरफ्त हुई। जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी ने एक वकील के तवज्जो से सुप्रीम कोर्ट को खत भेजा कि वो बरकी खरीदारी के माहिदों की तहकीकात से दस्तबरदार हो रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जगह किसी और को मुकर्रर करने का वक्त दिया और कहा कि पहले से दिए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन नए जज की सरबराही में तहकीकात जारी रख सकता है। हुकूमत ने कहा कि पीर तक नए चेयरमैन का तकर्रुर कर दिया जाएगा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में महरूज बीआरएस रुकने कानून साज काउंसिल कविता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किए जाने की इत्तलात है। दिल्ली शराब पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता को गिरफ्तार किया गया था। वो करीब 4 माह से तिहाड़ जेल में महरूस हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की दुख्तर के खिलाफ सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अलग अलग मुकदमात दर्ज किए हैं। वाज़ेह है कि कविता की जानिब से क़ब्ल-अज़ीं सेहत की खराबी का उज़र पेश करते हुए ज़मानत की दरख्वास्त दाखिल की जा चुकी है, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से पहली मरतबा माह मुहर्रमुल हराम में 9 और 10वें मुहर्रम आशुरा के पेश नज़र हैदराबाद के दारुल शिफा मेन रोड पर कंट्रोल रूम कायम किया गया है।
तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज वक्फ बोर्ड के कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि मुहर्रम के अय्याम में वक्फ बोर्ड की जानिब से तमाम इंतजाम किए गए हैं। ख़ासतौर पर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ आशुर खानों के पास बुनियादी सहूलतें फराहम की गई हैं। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने कहा कि इस साल वक्फ बोर्ड ने मुहर्रम के दौरान ग्रांट इन एड के तहत 10,74,000 की रकम 199 आशुर खानों, 17 सबील और 10 अंजुमनों को दी है। उन्होंने मजीद बताया कि वक्फ बोर्ड को 459 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। बाकी दरखास्तों की जांच की जा रही है। आज मौका मिला मुझे और यहाँ पर आके मैं ज़ियारत करके आज 9 मुहर्रम है, बहुत अहम दिन है और कल 10 मुहर्रम है। कल के इंतजाम को लेके और आपके इंतजाम को लेके यहाँ पर मैं साहब उनसे मैं बात करूँ, यहाँ से मैं बात किया हूँ। अलहमदिल्ला मुझे उनसे जरूरत किया हूँ कि इंतजाम ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पर मिल जाते हैं, ज़्यादा आते हैं, यहाँ पर के साथ आते हैं, उसी किस्म की कमी ना हो। तो हम गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़ की हम देख रहे हैं। राशि निगरानी में मैं बीच में पहला भी मेरा दौरा हो चुका था और आज भी देख के मैं बात किया हूँ। किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत हो, किसी किस्म की कोई चीज़ की, तो हमको उसके लिए होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर देने की कोशिश की है। और इसके बाद हम पहली बार गवर्नमेंट की जानिब से उनके लिए बहुत बड़ा जुलूस रहता है। बहुत मसला से भी लोग आते हैं, हज़ारों की तादाद में जा रहे हैं, लोग आते हैं, उनकी तकालीफ ना हो, इसलिए हम गवर्नमेंट पहली बार। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने मंगल की शाम से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश की महकमे मौसमियात की वार्निंग के बाद GHMC, HMDA, वाटर वर्क्स, DRF, NDRF और दीगर महकमों की टीमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी। ये हिदायत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत की बुनियाद पर जारी की गई। रियासती वजीर ने नशीबी इलाकों में मुश्किलात को रोकने और जानी नुकसान से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि GHMC के अहलकारों को हैदराबाद के 141 शिनाख्तशुदा वाटर लॉगिंग पॉइंट्स पर फौरी तौर पर निकासी आप के लिए तैनात किया जाए। पूनम प्रभाकर ने अवामी शिकायत पर फौरी रद्द-ए-अमल और बारिश से मुतासरा इलाकों में फौरी कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने नशीबी इलाकों में रहने वालों को अलर्ट करने और खस्ताहाल इमारतों में मौजूद लोगों को इनखला की अहमियत पर जोर दिया ताकि माजी के सानेहात को दोबारा ना होने दिया जा सके। अब एक अहम खबर, शहर में बढ़ते जराइम खासकर कत्ल के वाक़यात की वजह से हैदराबाद पुलिस शदीद तनकीदों का सामना कर रही है। ऐसे में बजाय इसके कि जराइम पेशा अफराद और गुंडा अनासिर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती, हैदराबाद पुलिस मुबैना तौर पर कुछ इलाकों में आम नौजवानों पर ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रही है। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस नौजवानों पर लाठियां बरसा रही हैं, उन्हें तमाचे रसीद कर रही है। एक वीडियो जो कल अपलोड किया गया था, ये मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद का बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वो रात देर गए नौजवान जो घर के बाहर खड़े हैं उनको लाठी से मार रहे हैं। एक और वीडियो सामने आया जिसमें दो नौजवानों से बातचीत की जा रही है, उसमें एक नौजवान को कोई और पुलिस एहलकार थप्पड़ रसीद कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पुराने शहर के इलाकों में रात में घूमना मना है? क्या वहाँ रात का कर्फ्यू नाफिज है या ऐसे कोई अहकाम है कि नौजवान, चाहे वो नौजवान हो या कोई और आम आदमी, रात में वहाँ घूम नहीं सकता? हो सकता है कि कुछ नौजवान घूमने घामने के लिए कुछ काम से जा रहे हों या कोई और लोग भी हैं जो कुछ दवा लेने जा रहे हों या दावत से वापस लौट रहे हों या दावत में जा रहे हों या कोई और काम से जा रहे हों। ऐसे में बिना कोई सवाल किए उन नौजवानों के साथ मारपीट कितनी सही है? इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीदें की जा रही हैं। हैदराबाद पुलिस इससे पहले भी चबूतरा मिशन जैसे इक़दाम कर चुकी है जिसमें शहर के नौजवानों के साथ इम्तियाजी सलूक करने का पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया गया, जहां रात देर गए अपने घरों के करीब खड़े या सड़कों पर घूमने वाले नौजवानों को हिरासत में लेते हुए उन्हें एक जगह जमा किया जाता था, काउंसलिंग की जाती थी, फिर उन्हें वापस छोड़ दिया जाता था। लेकिन इस पूरे मामले की फिल्मबंदी की जाती थी। आप सोचिए कि वो नौजवान जिन्हें पुलिस हिरासत में लेती है या पूछताछ के लिए बुलाती है, उनकी वीडियो बनती है, वो वीडियो वायरल होती है,
उन लोगों की इज्जत नफ्स पे क्या गुजरती होगी। उनमें से अगर कोई मुजरिम है तो उनके खिलाफ पुलिस को ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि नौजवान बेकसूर हैं या आदतन अपने घर के बाहर खड़े हैं। उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई को लेकर ख़ासकर ऑनलाइन जो नेटिजन्स हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो पुलिस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ऐसी ही कार्रवाई कोई पॉश एरिया जैसे बंजारा हिल्स या जुबली हिल्स में ऐसी कार्रवाई अंजाम दी जा सकती है। नंबर बोल भी नहीं था, देख लो पूरा देख ले सकते आप, पूरा देख ले सकते, कुछ भी नहीं है पूरा निकाल के क्या मोबाइल क्या हुआ दिया से दिया लाइट अंदर से होता हाँ कुछ भी नहीं था क्या करने नहीं पंप आया था पेट्रोल पंप हाँ कुछ भी नहीं था बेटा अम्मा अब्बा को बोल के आया अरे नहीं पीछे आया काम पे थे मैं 2 दिन खेल जाता नहीं इलेक्ट्रिशियन हो इलेक्ट्रिशियन हो बिगल आए चार्जिंग करेगा चलो नंबर बोलो तो फूल दे रहे जो नंबर बोलो उसके नंबर बोल रहे नंबर बोल दोनों का नंबर बोल 8309 हाँ बेटा कुछ भी नहीं था शहर हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कल शब पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। यह मुहिम नामुनासिब नंबर प्लेट्स और दस्तावेजात के बगैर चलाई जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ चलाई गई। हालिया अरसे के दौरान शहर में जराइम की वारदातों में इजाफे के पेश नज़र पुलिस चौकस हो गई है, जिसने जराइम की वारदातों की रोकथाम के लिए शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। ले लो साइड में ले लो आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर में 8वीं जमात की 13 साल लड़की के कत्ल की वारदात पेश आई। ज़िले के कुत्तारेड्डी पालम गांव के रहने वाले नागराजू नामी लड़के के मकान में उस लड़की की लाश पाई गई। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे। उसके कत्ल का शुबा जाहिर किया गया। समझा जाता है कि नागराजू ने उसका कत्ल कर दिया और फरार हो गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश की वज़ीर दाखिला वी अनीता ने कहा कि वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने नंदियाल ज़िले में इज्तिमाई असमत दरी की मुतासरा नाबालिग लड़की के अरकान ख़ानदान को 10 लाख रुपए के मुआवजे की मंजूरी दी है। 7 जुलाई को 3 लड़कों ने मुबैना तौर पर 9 साल लड़की के साथ इज्तिमाई असमत दरी की और फिर उसे नहर में ढकेल दिया। मुतासरा लड़की को आखिरी बार गांव के एक पार्क में खेलते हुए देखा गया था। वज़ीर आला ने नाबालिग लड़की के अरकान ख़ानदान को 10 लाख रुपए की माली इमदाद की मंजूरी दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि लड़की की लाश अभी तक नहीं मिली। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के अहदेदार लाश की तलाश जारी रखे हुए हैं। दरिया असना पुलिस ने लड़कों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का फैसला किया है।
ఇప్పటికీ కూడా అంటే బాడీ కూడా ట్రేస్ అవుట్ అయ్యే పరిస్థితి కూడా కనిపించలేదు. సో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్లోని మాట్లాడేటప్పుడు కూడా చాలా క్లియర్గా ఇటువంటి సంఘటనలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, ఇది ఒక ఎత్తు అయితే నిన్ననే మనం చూసాం ఒక 6 నెలల పసికందు నిజంగా వాడిని రాక్షసుడనాలో వాడిని ఏమనాలో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి ఉంది. అటు ఒక చిన్నతాత వరుస అయిన వ్యక్తి ఆ అమ్మాయిని అబ్యూస్ చేయడం, 6 నెలల పసికందు మీద కూడా అత్యాచారానికి ఒడిగొట్టడం నిజంగా చూస్తూ ఉంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్ అతని సిచ్యువేషన్ కూడా మేము అక్కడ ఎస్పీ గారిని కూడా నాకు తెలిసిన వెంటనే నేను ఎస్పీ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. ఎస్పీ గారు చెప్పడం కూడా ఏంటంటే కంప్లీట్గా तागिन मैकंलो ఎంత తాగాడంటే तेलंगाना के करीमनगर जिले के हुजूराबाद टाउन के अंबेडकर स्क्वायर पर बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। मकामी अफराद के मुताबिक इस वाक़े में 20 दुकानात के साथ साथ केले की मंडियां भी जलकर खाकस्तर हो गई। आग के शोले काफ़ी बुलंद नजर आ रहे थे। मकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। ताजिरों का कहना है कि इस वाक़े के सबब उनका रोज़गार बुरी तरह मुतासिर हुआ। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनको मुआवजा अदा किया जाए। तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 6 शदीद ज़ख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले के सिद्धरेश्वर नगर गांव के नवाही इलाके में कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब कार टहरीवी लॉरी से टकरा गई। महलूक की शिनाख्त शिव कुमार के तौर पर की गई। इतलात के मुताबिक निर्मल ज़िले से हैदराबाद की सिम जा रही थी। ये कार हादसे का शिकार हुई। कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। निज़ामाबाद ज़िले के पोतंगल में 9 बिहाता जोड़े ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकशी कर ली। खुदकशी से कबल खातून ने अपने शोहर के साथ एक सेल्फी वीडियो बनाया जिसमें उसने कहा कि उसकी खाला उसे उसकी गलती को ख़ानदान के लोगों को बताते हुए उसे बदनाम कर रही है, जबकि उस गलती पर उसके शोहर और ससुराल वालों ने उसे माफ़ कर दिया है और वो बेइज्जती महसूस करते हुए अपने शोहर के साथ खुदकशी कर रही है। खातून ने वीडियो में यह भी बताया कि इन दोनों की खुदकशी के लिए सिर्फ उसकी खाला जिम्मेदार है। उन्होंने अपनी खुदकशी की वजह बताते हुए जो वीडियो बनाया उसे मकामी पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर को भेज दिया। सब इंस्पेक्टर ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। निज़ामाबाद ज़िले के पोतंगल मंडल के हेडगोली के रहने वाले अनिल और शैलजा की शादी 1 साल कबल हुई थी। वो अपने घर वालों से पीर की सुबह ये कहकर बाहर आए कि वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। बाद में शैलजा ने एक वीडियो लेकर कोटागिरी एसआई संदीप को भेजा और कहा कि उससे गलती हुई और अगरचे उसके शोहर और ससुराल वालों ने उसे माफ़ कर दिया था लेकिन उसकी खाला ने उसकी गलती को रिश्तेदारों को बता दिया जिसकी वजह से वो ये इक़दाम कर रही है। कोटागिरी एसआई संदीप ने इस वीडियो को देखने के फौरी बाद नवीपेट एसआई को इसकी इत्तला दी कि एक जोड़ा खुदकशी करने गोदावरी नदी के पास आ रहा है। मकामी पुलिस बासन नदी के ब्रिज पर पहुंच गई लेकिन वो दोनों वहां नहीं पहुंचे। मुतासिरा का फ़ोन नंबर ट्रैक करते हुए उनके मकाम का पता लगाया गया जिससे मालूम हुआ है कि दोनों फ़कीराबाद और मीठापुर के दरमियान पाए गए। वहां जाने के बाद पुलिस को रेलवे पटरियों पर 2 लाशें मिली। तेलंगाना के वनपति ज़िले के श्री रामनगर रेलवे स्टेशन आत्माकुर के प्लेटफॉर्म पर सुबह के वक्त एक छोटे मगरमच्छ के बाद पीर की शाम ज़िले के नाटावली गांव में एक बड़ा मगरमच्छ नजर आया जिसकी मौजूदगी से सनसनी फैल गई। हुकाम ने दावा किया कि दोनों वाक़यात में कोई हमला या जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले श्री रामनगर स्टेशन पर रेलवे अमला सुबह 7 बजे के करीब प्लेटफॉर्म पर छोटे मगरमच्छ को रेंगता हुआ देखकर हैरान रह गया था। खुशकिस्मती से स्टेशन पर ज़्यादा मुसाफिर नहीं थे और रेलवे एहलकारों ने फौरी तौर पर मकामी जंगलात के अहदेदारों को चौकस किया जिसके बाद महकमे जंगलात के अहदेदारों की एक टीम ने कार्रवाई करते हुए छोटे मगरमच्छ को पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले के जंगलात में पीर को मिलिटेंट्स के साथ तसादुम में एक फ़ौजी अफसर और 4 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 दिनों में दूसरा वाक़या है जब फ़ौज के जवानों का मिलिटेंट्स से तसादुम हुआ। मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बारे में मखसूस इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पीर की शाम डोडा के शुमाली इलाके में हिंदुस्तानी फ़ौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन अंजाम दिया था। मालूमात के मुताबिक पीर की रात तकरीबन 9 बजे फ़ौज के जवानों का मिलिटेंट से सामना हुआ जिसके बाद शदीद फायरिंग हुई। आखिरी इतला मौसूल होने तक फ़ौजियों की जानिब से मिलिटेंट्स की तलाश का ऑपरेशन जारी था।
मद्रास हाईकोर्ट ने आज एक तारीखी फैसला सुनाया। अदालत ने एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर को दाढ़ी रखने के लिए दी गई सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि मुस्लिम पुलिस अफसरान को दाढ़ी रखने का हक हासिल है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और रस्म व रिवाज का मुल्क है और सभी को अपने अपने मजहब की पैरवी करने का इख्तियार हासिल है। वहीं महकमे पुलिस में सख्त डिसिप्लिन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि किसी मुस्लिम अफसर को दाढ़ी रखने की पादाश में सजा दी जाए। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।